सुरमौलिमलूत्रित शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवरणहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैके कुलीस्थित भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तब नौमि सरस्वती पाद युगम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान महोदय जो पहले पढ़ाई उस पर कुछ चर्चा हो जाए। जी भगवान, कल जो पढ़ाया था ना महोदय जी ने, जी वीरेंद्र प्रभु जी, उस विषय पर चर्चा करें भगवान आप। ये कल जो पढ़ाया था वो भगवान, जब तक महोदया जी नहीं आ रही जब तक आप चर्चा करें भगवान। भगवान मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। जी कल जो लिखा है, हाँ बोल रहे हैं, कोई बोले। मैं बोल रहा था, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। महोदय जो लिखवाई थी तिथि के बारे में उसमें महोदय जी का एक वो छूट गया था, किस तिथि में ये क्या नहीं खाना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर मिले सही था। तिथि नहीं, कल तो नक्षत्र की कक्षा हुई थी ना। हाँ हाँ, वो तो नक्षत्र की अच्छा हुई। जैसे महोदय जी ने पहले तिथि के बारे में बताया था, तो उसमें जो 15 तिथियां होती हैं उसमें हर एक तिथि पे कुछ ना कुछ खाना वर्जित रहता है। ये महोदया जी ने कब बताया? कल महोदय जी ने बताया नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ऐसा भी कुछ होता है क्या, अगर किसी भगवान को पता हो तो बताने का कष्ट करें। वो तो सही है, लेकिन महोदया जी की कक्षा में ये तो कल बात आई नहीं, आपने कहीं और सुनी है इसका मतलब। जी मैं वो एक किताब रखा हूँ, वही पढ़ा तो उसमें देखा था मैंने, तो वही मैं देख रहा था। चलो खैर, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, वो तो कोई और बता सकते हैं। महोदया जी ने जो कल बताया था उसके वो मैं बता सकता हूँ बस। ये जो आप तिथि का पूछ रहे हैं वो सतीश जी, भगवान या ऋषि जी कोई बता पाएंगे, मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। मैं तो कल का जो पढ़ाया था वो मैं इसको एक बार पुनरावृत्ति कर सकता हूँ, जैसा सतीश जी कहेंगे। भगवान आप पुनरावृत्ति करें, इनका प्रश्न विषयांतर इनको अवगत करा दिया जाएगा। आप हमें पर्सनल कॉल करें भगवान। अंकित जी, आप उनको पर्सनली व्यक्तिगत फोन कर लें। कल जो पढ़ाया था, कल महोदया जी ने पढ़ाया था नक्षत्रों के बारे में, है ना। कुल 27 नक्षत्र बताए हैं। प्रत्येक नक्षत्र की अवधि 60 घटी, और एक 28वां नक्षत्र भी अभिजीत बताया था, लेकिन उसको लिया नहीं जाता, लिए 27 ही जाते हैं। अभिजीत का निर्माण जो होता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी, और उत्तराषाढ़ा के जस्ट बाद जो नक्षत्र आता है वो है श्रवण, उसकी प्रारंभिक की 4 घटी। ऐसे कुल 19 घटी से निर्माण होता है अभिजीत नक्षत्र का, जबकि बाकी सब नक्षत्र 60 घटी के हैं। ठीक है, एक तो ये बताइए। भगवान महोदया जी का आगमन हो चुका है, सभी हंड्रेड का स्वागत करें। स्वागत है महोदया जी। नमो नमः जी, सभी को प्रणाम। नमो नमः महोदया जी। नमो नमः जी। हैंड डाउन कर लेंगे सभी। अब ग्रुप में जो पेज डाला था वो देख लिया सबने, बना लिया चार्ट कि नहीं बनाया?
किस संबंध में महोदया जी? ये जो मैंने कल नक्षत्र लिखवाए थे ना, उनका मैंने बोला था ना चार्ट, तो मैंने अरुण जी को भेजा था, अरुण जी ने सब ग्रुपों में डाला हुआ है। जी जी, देखा हमने किस ग्रुप के कौन स्वामी है, कितनी अवधि है, ये वाला चार्ट? हाँ जी, ये सारी चीज, अवधि तो नहीं उसमें देखिए आप, अब अगर सब अपने अपने फोन में खोल लेंगे तो मैं साथ साथ उसको क्लियर करती जाती हूँ। सभी ग्रुपों में डाला हुआ, एक बार सनातन ज्ञान संस्था वाले में नहीं डाला जी? हाँ जी, सनातन ज्ञान संस्था ग्रुप 1 में नहीं डाला है? मैं देखती हूँ, 1 मिनट। हाँ, उसमें नहीं है, मैं डाल देती हूँ उसमें। सबके पास आ जाएगा ना, फिर ऐसे लिखवाने में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इसमें एक बार देख लेंगे, फिर अपना बना लेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, डाल दिया। ये जो प्रिंटेड पेज है महोदया जी, इसी की बात कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तो आया हुआ है, ये तो ठीक है। अब देखिए, नक्षत्र के सामने आ गए 4 चरण, जो कौन से चरण में जातक का जन्म हुआ तो किस अक्षर से नाम। दूसरा कॉलम आ गया आपका, राशि कौन सी आ जाएगी इस नक्षत्र की। फिर मेष राशि है तो चतुष्पद 4 पैर वाला होता है मेष, तो उसका वश्य हुआ चतुष्पद, योनि अश्व। तो ये जो हमारे वश्य योनि ये चीजें जो हैं इसमें गण नाड़ी, ये सारी चीजें जब शादी है कुंडली मिलान के समय ये चीजें काम आती है। तो हर नक्षत्र का सारी चीजें इसमें आपके पास आ गई। लास्ट में उसके बाद देखिए आप, गण आ गए, फिर नाड़ी, राशि स्वामी भी आ गए सबके, उसके बाद गण आ गया, फिर नाड़ी, मुख, फिर तत्व, अग्नि तत्व, अग्नि पृथ्वी वायु और जल, इसी हिसाब से सीरीज चलती है सब राशियों की। तो इसमें आपके ये तत्व आ गए। फिर संज्ञक आ गया कि कौन सी संज्ञक, कौन नक्षत्र कौन सा संज्ञक है, क्षिप्र है, उग्र है। उसके बाद आपके आगे किस नक्षत्र में कितने तारे हैं, ये तारे भी हम कुंडली मिलान के समय हमारे काम आते हैं, ठीक है। और पंचशिलाका का भेद, पंचशिलाका का भेद का मतलब है अश्विनी नक्षत्र वाले का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से शादी नहीं होनी चाहिए। ये इस हिसाब से ये जो ये पंचशिलाका भेद है ना, ये वाले भेद हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके पास आ गई। अब इसमें अगर, हाँ जी, नक्षत्र वो लेना है जो जातक के जन्म के समय है नक्षत्र, बिल्कुल जी, जो जातक के जन्म के समय नक्षत्र है उस नक्षत्र के फला, ये सब ये हैं जो है फलादेश। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सारी जो डिटेल है ये उसी की है कि किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो उसकी कौन सी चीजें, ये सारी उसी के लिए हैं। लेकिन चरण निकालना पड़ेगा अपन को, खुद चरण नहीं दिया इसके अंदर ना। चरण देखो, ये 4 चरण लिखे हैं। चरण तो गणित में आपको अगर वैसे समझना चाहते हो तो मैं समझा देती हूँ कि चरण कैसे निकलता है। हाँ, चरण निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो दिया हुआ है इसके अंदर। हाँ, चरण अपने आप निकालना पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप ये देख लो पंचांग में कि नक्षत्र कितने बजे शुरू हुआ है, ठीक है। अब नक्षत्र जिस टाइम शुरू हुआ है, एक नक्षत्र आपका 24 घंटे का है, एक चरण कितनी देर का हुआ, 6 घंटे का। जी। तो बस उस हिसाब से कि सूर्य
जिस समय नक्षत्र शुरू हुआ है, नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ, नक्षत्र शुरू होने के कितने घंटे के बाद जन्म हुआ है? नक्षत्र तो सूर्योदय के साथ ही शुरू होगा ना? नहीं, ऐसे नहीं होता, नक्षत्र सूर्योदय के साथ नहीं होता। पंचांग में देखेंगे ना तो उसमें पूरा लिखा होता है। अगर आपके पास ऋषिकेश पंचांग है तो आज का पेज खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी महेश जी बोलिए। कौन सा पेज नंबर खोले महोदय? आज का मैं बताती हूँ आपको, मेरे को भी 1 मिनट खोलूंगी। पेज नंबर 28। 28 है। हाँ जी, पौष कृष्ण पक्ष। मैं जी अंकित जी आप अपना माइक म्यूट करें। हाँ जी ये देखिए, हाँ 28 नंबर पेज है। अब इसमें आप देखो, आज की डेट देखो, आज हो गई 15 दिसंबर। जी कृष्णा जी हाँ कुछ जी। कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए कृष्णा जी। हाँ जी 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 महोदय जी, ऐसे विजेंद्र प्रभु जी, एक चीज बताइए, आप ये चरण निकालने के लिए मतलब किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं? इनको कुंडली है कि निर्माण के लिए या जो मेलापक के लिए? नहीं, मैं कोई उद्देश्य से नहीं पूछ रहा हूँ। वो जो पेज आया था नहीं उसमें देखिए, अब सारी इसमें चीजें। इसमें दो, हाँ हाँ, उसमें 2 चीजें हैं। वो आप जो 4 नाम लिखे रहते हैं ना, एक नक्षत्र के 4 नाम, हाँ जी, तो जो पहला नाम होता है वो पहला चरण, दूसरा नाम है वो दूसरा चरण, वो तीसरा मालूम नाम है। तीसरा चरण। अच्छा, और बाकी ये जो अब आप प्रक्रिया पूछ रहे हैं, ये कुंडली निर्माण का समय कार्य में उस समय किया जाता है, हाँ ठीक है, जैसे बाद में जातक देख का लेंगे। जन्म हुआ। जी जी हाँ, ठीक। नहीं तो यदि आप पूछ सकते हैं, हम उसके लिए नहीं, मतलब नहीं नहीं, यदि कक्षा को। उसके लिए होगा तब। हाँ ठीक है, जब आएगा विषय जब देख लेंगे। मैंने तो पूछ लिया, महोदय जी बताने लगी तो मैं सुनने लगा। बाद में पूछ लेंगे, आगे बढ़ाएं तो कक्षा को। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज सारी अब आपके पास आ गए, नक्षत्रों के देवता भी आ गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, जो पूजा वाले नक्षत्र हैं, किस चरण में जन्म हुआ है तो उसका क्या फल होगा। कल नक्षत्र बता दिए थे, गणमूल वाले नक्षत्र जो 6 हैं, तीनों नक्षत्र बुध के और तीनों केतु के। ठीक है, तो पहला लिखिए अश्विनी का। मेष राशि। जी बोलिए। महोदय, ये चरण दिए हैं। देखो जब आप कुंडली बनाना देखो। महोदय, हाँ जी बोलिए बोलिए जैसे बोलिए अनुज जी। सोनी के ये नक्ष- हाँ, जैसे आपकी नक्षत्रों आवाज के कट रही है, क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में कट। लीलू ले लो आ। और हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये नक्षत्र जो दिए हैं उसके आगे जो अक्षर हैं, हाँ जी। तो इसमें कृतगा में आ जाएंगे। तो कृतगा में दिखा रहा है मे और वन, यानी कि जो कृतगा का आतक जो है मेष राशि रहेगी। कृत्तिका का पहला चरण मेष राशि में आ जाएगा, बाकी के तीनों चरण वृषभ में आएंगे। अच्छा अच्छा, और ये क्या है, महावैर योनि? योनि के बाद दिया है महावैर योनि। वो ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। आप ये वाला चार्ट बना लीजिए। अभी आपने बनाया नहीं ना अपनी कॉपी में। आप एक बार ये वाला चार्ट जी बना लेना या इसका प्रिंट निकलवा लेना। अभी आप गणमूल का लिख लीजिए, फिर मैं एक एक कॉलम
शेयर करवा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और केतु के इस नक्षत्र में मेष राशि और केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक का जीवन मेष राशि और केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक का जीवन संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र में पहले चरण में जन्म से इस नक्षत्र में पहले चरण में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे चरण में फिजूल खर्च, दूसरे चरण में फिजूल खर्च करने वाला, तीसरे चरण में भ्रमणशील, तीसरे चरण में भ्रमणशील, चौथे चरण में अपने शरीर पर कष्ट रहता है। एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और केतु के इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक का जीवन संघर्षशील होता है। प्रथम चरण में जन्म से पिता के लिए कष्टकारी, दूसरे चरण में जन्म हो तो फिजूल खर्ची करने वाला, तीसरे चरण में जन्म हो तो भ्रमणशील, चौथे चरण में जन्म हो तो अपने शरीर के लिए कष्टकारी होता है। हो गया सबका ये वाला? दूसरा, हाँ जी बोलिए रामचंद्र जी। हो गया। ठीक है जी। दूसरा है अश्लेषा। कर्क राशि और बुध के इस नक्षत्र में कर्क राशि और बुध के इस नक्षत्र में जन्मा जातक कर्क राशि और बुध के नक्षत्र में जन्मा जातक चंचल, चतुर, बुद्धिमान, चंचल, चतुर, बुद्धिमान और परिवर्तनशील स्वभाव का होता है।
प्रथम चरण में जन्म हो तो कोई विशेष दोष नहीं होता। प्रथम चरण में जन्म हो तो कोई विशेष दोष नहीं होता। दूसरे चरण में जन्म हो, दूसरे चरण में जन्म हो तो परिवार में धन हानि होती है। दूसरे चरण में जन्म हो तो परिवार में धन हानि होती है। तीसरे चरण में जन्म हो तो माता पिता के लिए कष्टकारी। तीसरे चरण में जन्म हो तो माता पिता के लिए कष्टकारी, मतलब माता पिता दोनों के लिए। और अगर इस नक्षत्र वाले की पूजा नहीं हुई होगी, ये चीज मैं समझा रही हूँ, लिखना होगा तो लिख लेना। तो अगर शादी से पहले इस कन्या है कोई और उसकी नक्षत्र पूजा नहीं की हुई तो शादी के बाद उस सास के लिए कष्टकारी होगी। तो इसलिए कभी बच्चों की शादी करने लगे हो, कोई लड़की अश्लेषा नक्षत्र वाली है तो आप पहले जरूर पूछ लीजिए कि आपने इसकी नक्षत्र पूजा करवाई हुई है या नहीं। तो शादी से पहले ही उसकी पूजा हो जाए तो बेटर है। कितना दिखा? आराम से। हाँ जी। चौथे चरण में पिता के लिए कष्टकारी है। रिपीट करूं पूरा एक बार कि हो गया सबका? किसी का रह गया तो हैंड रेज कर देंगे। हो गया सबका? तीसरा लिखिए, मघा नक्षत्र। सिंह राशि और केतु के नक्षत्र में सिंह राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक करवा दूं? हाँ जी। मघा नक्षत्र, सिंह राशि और केतु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, शीघ्र क्रोधित होने वाला, और धनवान होता है।
पहले चरण में उत्पन्न हो तो पहले चरण में उत्पन्न हो पहले चरण में उत्पन्न हो तो माता पिता को कष्ट या मातृपक्ष की हानि, मातृपक्ष मतलब मामा नाना नानी मासी, ऐसे किसी के लिए भी कुछ कष्ट हो सकता है। पहले चरण में जन्म हो तो माता पिता को कष्ट या मातृपक्ष की हानि। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को परेशानी। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को परेशानी। तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक। तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक। चौथे चरण में जन्म हो तो विद्या और धन के लिए शुभ होता है। चौथे चरण में जन्म हो तो विद्या और धन के लिए शुभ होता है। रिपीट कर दूं एक बार पूरा कि हो गया सबका? कर दीजिए मैम। रिपीट कर दूं एक बार? तनवीर जी बोल दिए। हाँ जी। भगवान मेरा यहाँ से रह गया दूसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक है, उसके आगे ये बताना है। दूसरे चरण में फलदायक नहीं है। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को परेशानी। तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक। पहले में माता पिता को कष्ट या मातृपक्ष में कष्ट, दूसरे में पिता के लिए परेशानी। परेशानी मतलब नौकरी व्यापार में कुछ परेशानी आ जाती है, नौकरी छूट गई, व्यापार में हानि होगी, ऐसा कुछ। तीसरे चरण में शुभ फलदायी और चौथे में विद्या और धन के लिए शुभ, मतलब अपने लिए शुभ, अच्छी शिक्षा हो जाएगी और धन भी अच्छा कमाएगा। चौथा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। वृश्चिक राशि और बुध के नक्षत्र में वृश्चिक राशि और बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल हृदय, तीव्र बुद्धि, धर्मपरायण, लेकिन उन्नति के कार्यों में बाधाएं आती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल हृदय, तीव्र बुद्धि, धर्मपरायण, लेकिन उन्नति के कार्यों में बाधा आती है। पहले चरण में जन्म हो तो
अपने से बड़े भाई बहन के लिए कष्टकारी। पहले नमो चरण नमः। में, नमो नमः जी, पहले चरण में जन्म हो तो अपने से बड़े भाई बहन के लिए कष्टकारी। दूसरे चरण में जन्म हो तो छोटे भाई बहन को कष्ट होगा। दूसरे चरण में जन्म हो तो छोटे भाई बहन को कष्ट होगा। तीसरे चरण में पिता के लिए कष्टकारी। चौथे चरण में जातक अपने लिए और पिता के लिए, दोनों के लिए कष्टकारी। हो गया? ये रिपीट करूं ये वाला? अगला करवाऊं या रह गया किसी का? गुरु माता एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन से वाला? ज्येष्ठा का? जी जी। वृश्चिक राशि और बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल हृदय, तीव्र बुद्धि, धर्मपरायण, लेकिन उन्नति के कार्यों में बाधाएं आती हैं। पहले चरण में जन्म हो तो अपने से बड़े भाई बहन के लिए कष्टकारी। दूसरे चरण में जन्म हो तो अपने से छोटे भाई बहन के लिए कष्टकारी। तीसरे चरण में पिता के लिए कष्टकारी। और चौथे चरण में जन्म हो तो अपने लिए और पिता के लिए, दोनों के लिए कष्टकारी होता है। उसके बाद पांचवा आ गया ये मेरा मूल एक धर्मपरायण के बाद क्या लिखा था आपने? उन्नति के कार्यों में बाधा। ठीक है जी। कि भी कोई होता है ना कि बड़ी जल्दी से तरक्की कर लेता है, नहीं, इसको कोई ना कोई बीच में रुकावट आती है। उसके बाद मूल नक्षत्र पांचवा। तो इसमें एक चीज है, मूल नक्षत्र सबसे ज्यादा
वो होता है जो गण मूल में सबसे खराब। तभी मूल नक्षत्र ही बोलते हैं ना, क्योंकि मूल सबसे तेज वाला नक्षत्र है। इसमें क्या है, अगर ज्येष्ठा की आखिर की 2 घटी और मूल की शुरू की 2 घटी, इन 4 घटियों में अगर जन्म होता है जातक का, तो वो परिवार के नौकर पशु सबके लिए, घर में जो कोई भाई बहन है सबके लिए कष्टकारी हो जाता है। तो इस बच्चे का होता है कि जिनके लिए कष्टकारी है उसकी पूजा के बाद ही, नक्षत्र पूजा के बाद ही उसको देखें तो उत्तम है। अगर कोई एकदम से पूजा नहीं करवा सकते तो उनको छाया दान करना चाहिए। छाया दान मतलब कि सरसों के तेल में पहले बच्चे की शक्ल देख लें और उस तेल को दान कर दें। कांसे के पात्र में सरसों का तेल डाल के उसमें पहले बच्चे की शक्ल देखें, उसके बाद उसको सीधा देखें। तो ये है कि कष्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, पर पूजा बहुत जरूरी होती है उसकी। अब मूल 5वां है ये, केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि में उत्पन्न जातक केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि में उत्पन्न जातक, धनु राशि हो गई ना, धार्मिक रुचि वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, परोपकारी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, धन वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। रिपीट करूं ये वाला पहले कि हो गया सबका? जी जी जी। रिपीट कर दूं एक बार? ठीक है। के मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र और धनु राशि वाले इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक, धार्मिक रुचि वाला, उदार हृदय, मिलनसार, परोपकारी, धन वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। पहले चरण में जन्म हो तो महोदय जी महोदय जी इसमें राशि गुरु है धनु है? गुरु तो देखो स्वामी हो गया ना, गुरु राशि कहाँ पे होती है? राशि तो धनु हुई, गुरु तो धनु ग्रह होता है ना। गुरु है, तो गुरु की राशि मतलब धन, गुरु, तभी मैंने धनु राशि बोली है। गुरु की 2 राशियां होंगी ना, मीन भी होगी, धनु भी हो गई। अनिल जी, जी 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 महोदय जी धन्यवाद। धनु राशि, क्योंकि गुरु की ये दोनों राशियों में गणमूल वाला नक्षत्र आ जाता है। मूल धनु में आ गया और ये रेवती मीन में आ गया। पहले चरण में उत्पन्न जातक पिता की हानि करता है, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है इसमें। दूसरे चरण में माता की हानि, तीसरे चरण में धन का नाश, चौथा चरण शुभ होता है।
और अगर रविवार को मूल नक्षत्र है और उसमें किसी कन्या का जन्म हुआ है तो वो अपने ससुर के लिए अनिष्टकारी है। अब मूल नक्षत्र सब, हाँ अब जी, पहले चरण से बोलिए, फोन आ रहा था लिख नहीं पाया। कहाँ से? मूल का शुरू से? हाँ जी, पहला चरण से। पहले चरण से, अच्छा जी। पहले चरण पिता की हानि करता है, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। दूसरे चरण में माता की हानि, तीसरे चरण में धन का नाश, चौथा चरण शुभ होता है। रविवार के दिन मूल नक्षत्र हो तो उसमें उत्पन्न कन्या अपने ससुर के लिए अनिष्टकारी होती है। देखिए, मूल नक्षत्र को बिल्कुल थोड़े थोड़े उसमें भी घटीपल का भी इसमें फल दिया हुआ है कि इतने समय में भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो किसके लिए कष्टकारी है। करवा दूं वो वाला? जी जी महोदय जी। अब देखिए, अब ये मानो कि अगर 60 पूरी 60 घटी का नक्षत्र है तो उसको अगर आप 15 से भाग दोगे तो आपके पास एक भाग कितना आया? 4 घटी का। जी 4 घटी का आया महोदय जी। समझ आ गई नहीं ये चीज? अब क्या है कि जी इन्होंने एक एक भाग को 15 भागों में बांट लिया पूरे नक्षत्र के समय को। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर 60 घटी का, 60 से ज्यादा का है तो उस हिसाब से फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो 15 से भाग देके आपके पास एक पोर्शन का टाइम निकल आएगा कि एक भाग इतना होगा। तो अगर पहले भाग में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी। पहले भाग में मतलब 60 घटी का अगर है तो उसके 4 घटी हुई एक भाग, तो 4 घटी मतलब कितना समय हुआ? 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। घटी के मिनट बनाने आते हैं कि नहीं आते? 1 घंटा 36 मिनट हुआ ना शायद, 24 24 48 और हाँ 24 चौक 96 हो गया ना, तो 60 निकल गए तो 1 घंटा 36 मिनट। तो जो एक, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे पूरा कि इतने समय के लिए ये वाला नक्षत्र है तो इसका एक भाग इतना बना।
तो पहले भाग में मतलब कि जब नक्षत्र शुरू हुआ उसके 1 घंटा 36 मिनट के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारी है। दूसरे भाग में चाचा की हानि, चाचा को कष्ट, कुछ चोट एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है उनको उस समय में, अगर दूसरे भाग में जन्म हुआ है तो। नमो तीसरे, नमः गुरु जी का आगमन हो गया महोदया जी। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः सर्वेभ्यो। प्रणाम भगवान, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः भगवान, नमो नमः। क्या चला है कक्षा में भगवान? गणमूल नक्षत्रों का विश्लेषण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीलम महोदया जी, कक्षा के बाद थोड़ा सा आप हमसे बात कर लीजिएगा। थोड़ा आपको कुछ 2-3 दिन हमारे लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। रात्रि की भी कक्षाओं को थोड़ा अवलोकन करना है सिर्फ। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है जी। और फिर हम लोग 20 तारीख से आपको थोड़ा विश्राम देकर वो विवाह प्रकरण जो छूट गया था, वो हमारी यात्रा थी संस्थान के कार्य से ही, तो निकलना पड़ा। तो मैसेज पढ़ लिया था गुरुजी समिति में। हाँ, तो 21 प्रखंड जी। सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग सहयोग करेंगे। बस 20 तारीख को हम चले आएंगे और 21 से आपकी कक्षा का पूरा इस बार। और अनिल जी थोड़ा आप हमसे बात कर लीजिएगा भवन कक्षा के बाद। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है बाबू, ठीक है। कक्षा को प्रारंभ करें। जी, दूसरे भाग में चाचा की हानि। तीसरे अपने भाग हैंड में करा ले, सभी अपने हैंड करा ले भगवान। तीसरे भाग में जन्म होता है तो बहनोई की हानि। ये देखो, ये चीजें उस समय के लिए हैं अगर किसी जातक का पूजा नहीं करवाई नक्षत्र की तो ये अनिष्ट होते हैं। ठीक है। तीसरे में बहनोई की हानि, चौथे में दादा की हानि, आठवें भाग में चाची के लिए कष्टकारी, नवम भाव में जन्म हो तो सबके लिए कष्टकारी, मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं और उन सब के लिए कष्टकारी हो जाता है। 10वीं चौथे में दादाजी और पांचवा नहीं, 5, 6, 7 का नहीं है, मतलब वो नॉर्मल जो उसका है उस चरण में जन्म का, उसका वही फल रहेगा। जो ज्यादा कष्टकारी समय आ जाता ना इस नक्षत्र का, वो भाग लिखवाया हुआ है। ठीक है। तो चौथे के आगे बताइए। 8वां, चौथे के बाद 8वां, चाची के लिए कष्टकारी। 9वें भाग में सभी के लिए कष्टकारी। 10वें भाग में पशु का नाश, घर के किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। 11वें में नौकर की हानि।
12वें भाग में जातक स्वयं के लिए ही कष्टकारी हो जाता है कि बिल्कुल इतना, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि जन्म होते ही कि बहुत ज्यादा कष्ट है, सब बोलते हैं कि पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा, तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है अगर 12वें भाग में बच्चे का जन्म होता है। 13वें भाग में बड़े भाई के लिए कष्ट, बड़ा भाई या बहन जो भी है उससे बड़ा होगा तो उसके लिए कष्ट। 14वें भाग में बड़ी या छोटी बहन है उसके लिए कष्ट। 15वें भाग में नाना पक्ष में कष्ट। चौदहवें का दोबारा रिपीट करते हैं महोदय। कौन से वाला? 14वां में क्या हुआ? बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो उनके लिए कष्ट। मतलब छोटी तो वो तब होगी ना अगर बड़ी नहीं है। एक बात देखो आप, और बच्चे की पूजा नहीं करवाई गई और उससे छोटी जो बहन होती है तो उसके लिए कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ये। 13वां भी तो बड़ा भाई बड़ी बहन था ना? हाँ जी, और 14 भी, मतलब ये दोनों टाइम जो है अच्छा तो पूरे समझ लो 3 घंटे और 12 मिनट का ये जो समय होगा बीच वाला वो कष्टकारी होगा छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए। जी महोदय ठीक है। 15वें भाग में नाना पक्ष के लिए कष्ट। हो गया ये वाला सबका क्लियर? कुछ अगर इसमें परेशानी है तो मैं क्लियर करवा दूं एक बार। फिर हमारा रह गया रेवती। रेवती करें फिर। छठा नक्षत्र, गणमूल का छठा नक्षत्र। वैसे तो रेवती 27वां हो गया ना। मीन राशि और बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक मीन राशि और बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सर्व प्रिय, मतलब सबका प्यारा होता है वो बच्चा, विद्यावान, सुंदर, तर्कशील, धनवान होता है। पहले चरण में जन्म हो तो राजा के समान वैभवशाली, पहले चरण में जन्म हो तो राजा के समान वैभवशाली, दूसरे चरण में जन्म हो तो मंत्री के समान सुख सुविधाओं से युक्त। मतलब सुख सुविधा तो होगी पर राजा के पास जितनी होती हैं उतनी नहीं ना, दूसरे में मंत्री जितनी के भी सुख सुविधा है पर राजा जितनी सुख सुविधा नहीं, मंत्री जितनी सुख सुविधा हो गई। तीसरे चरण में जन्म हो
तो धनवान। चौथे चरण में जन्म हो तो माता पिता दोनों के लिए कष्टकारी होता है। हो गया? किसी का रह गया तो रिपीट कर दूं? सबका हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? जी महोदय, ये चौथे चरण वाला बता देंगे? रेवती का जी जी। चौथे चरण में माता पिता दोनों के लिए कष्टकारी। इसका भी कोई उपाय होता होगा? वही रेवती की पूजा, जो नक्षत्र की पूजा जो होती है 27वें दिन। जी जी। मतलब 27 दिन के बाद, जब बच्चे के जन्म के बाद जब जी। दोबारा वो नक्षत्र आएगा तो उसमें उसकी पूजा। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र वाले दिन पूजा होती है। जी महोदय। ये पहले चरण में राजा के समान वैभवशाली। है कि हर तरह की सुख सुविधा उनके परिवार में आ जाएगी उस समय में। अगर पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो परिवार में हर तरह की सुख सुविधा आ जाएगी। तो रेवती पहले चरण में हो रहा है तो पूजा। हाँ जी। रेवती के पहले चरण में जन्म हो रहा है, राजा के समान वैभवशाली होगा, पर पूजा फिर भी करनी है क्या? मूल की पूजा? बिल्कुल, पूजा तो होगी। हाँ जी, पूजा के बाद ही राजा के समान वैभवशाली होगा ना? बिल्कुल। हाँ जी, वो फल तभी मिलेगा अगर उसकी नक्षत्र की पूजा कर लेते हैं तो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है महोदय। लेकिन मैंने कह पड़ा है, रेवती के जो आखिरी 2 चरण है वही मूल में आते हैं, तीसरा और चौथा। हो पहले और दूसरे तो मूल में नहीं आते हैं, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, देखो रेवती नक्षत्र जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के किसी चरण को आप अलग नहीं करोगे। अगर गणमूल वाला वो नक्षत्र है तो उसमें वो पूरे का पूरा काउंट होता है। पर यह इसलिए बोला होगा आपकी कि देखो पहले और दूसरे में सुख सुविधा पूरी मिलेगी, पर जो नक्षत्र, अब एक चीज है, कोई ग्रह अगर खराब है आपके अच्छे घर में बैठा है, पर उसका आपको कभी भी वो खराब फल तो दे सकता है ना। जी जी महोदय, जी महोदय। तो जो नक्षत्र है पूजा वाला नक्षत्र है, गणमूल का पता है कि उसका विधान है, तो उसकी पूजा करनी जरूरी है। और कुछ नहीं तो किसी और पे कष्ट ना हो तो बच्चे का अपने ऊपर ही कष्ट रहता है। बड़ी जल्दी जल्दी वो बच्चे बीमार होते हैं फिर जब तक जी 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 महोदय। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती रहती है। और कुछ किसी का कुछ डाउट? महोदय जी, अश्लेषा से पहले एक ही नक्षत्र और करवाया होगा ना? हाँ जी, सबसे अश्लेषा से पहले, हाँ सबसे पहला अश्विनी है ना? अश्विनी। जी जी, वो रह गया था मेरा। हाँ, लिख लीजिए आप। जी।
मेष रिकॉर्डिंग राशि और है केतु महोदया जी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है महोदया जी। मेरा भी मूल रह गया, मूल नक्षत्र के समय अच्छा। मेरा लिंक टूट गया था। हाँ, जबकि मूल वाले में ही था थोड़ा सा वो लंबे वाला कुछ। मैंने दोबारा जुड़ने का बहुत कोशिश किया लेकिन लिंक जुड़ा भी नहीं। फिर मैंने मैसेज भी किए 2-3 ये जगह, सतीश जी को किया, नेटवर्क पर की गड़बड़ रिकॉर्डिंग हो है ना आज जाती तो। है ना। बट रिकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग देख देख के लेंगे, लिख कोई लेंगे। बात नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग में तब देख भी लेंगे, किसी खाली का एक ही कोई, नक्षत्र। हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो कल उसको क्लियर कर लेना, ऐसी कोई वो नहीं। जी हाँ, अब कल आपको करवा दूंगी मैं कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ बालक का, तो उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर 2-3 दिन लगेंगे, 27 नक्षत्रों की पूरी डिटेल लिखनी है तो। तो ये 6 लिखाएंगे, उसके बाद भी 27 लिखने पड़ेंगे पूरे, या इसी 6 में चल जाएगा काम? नहीं नहीं, ये जो 6 हैं ये गंडमूल वाले नक्षत्र हैं अच्छा, जिनमें, ये गंडमूल की बात। तो बाकी जो सभी नक्षत्र हैं उसमें ये है कि किस नक्षत्र में, अब आपने किसी का फलित करना है तो आपने नक्षत्र देखा, आप नक्षत्र देख के सीधा उसकी नेचर तो पहले ही बता दोगे ना कि ये बच्चा ऐसा है। जी 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 जी। तो वो चीज है, तो वो डिटेल जो है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और कैसी नेचर है, तो वो पूरी आपको 27 के 27 नक्षत्रों का लिखना होगा ना। और कुछ महोदय नेचर बदल सकता है किसी का क्या? नेचर नहीं बदल सकते, बेसिक नेचर कैसे किसी की चेंज करोगे, नहीं चेंज नहीं हो बदल। सकती हाँ जी, किसी उपाय से या कुछ कैसे भी करके किसी चेंज नहीं हो सकती नेचर उसकी? उपाय से थोड़ा सा, अगर बहुत कोई गुस्से वाला है कुछ है तो उसको थोड़ा सा शांत कर सकते हो, कोई डरपोक है तो उसको हिम्मत दे सकते हो इस हिसाब से उपाय करके। तो बाकी जो बेसिक नेचर है वो तो किसी की नहीं बदल सकते ना आप। अब सांप है, नैसर्गिक नेचर तो बदल नहीं सकती किसी की भी। अगर सांप है उसने काटना ही काटना है। कुत्ता है, वो कोई आए अच्छा है बुरा है उसने शोर डालना ही डालना है, बस ये चीज है। जी जी। तो जो बेसिक नेचर है किसी की आप उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, थोड़ा सा बदलाव हल्का सा क्या है कि तेजी में कमी ला सकते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं जैसे भाई किसी बच्चे का जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में हुआ है, हाँ जी, चौथा चरण है हाँ जी, तो उसका जो नेचर है वो कुछ अपनी बातों को क्लियर ना कर कह पाना का नेचर बहुत ज्यादा है उसका, जिससे बहुत सारी हानि भी हो जाती है कभी कभी। डेट नहीं, डेट बोलेंगे आप उसकी? डेट ऑफ बर्थ? हाँ मैम अभी तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसकी, मैं आपको कल कल दे पाऊंगा। हाँ, चलो ठीक है। क्योंकि बाहर हूँ थोड़ा सा मैं, तो लिखा रखा है मेरे पास तो भी है नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी महेश जी, आपने कुछ पूछना है? जी महोदय जी, मैं एक प्रश्न करना, जैसे किसी का जन्म डेट ना हो या जन्म वर्ष संवत कुछ भी ना हो, तो उसका जैसे कुंडली बनानी हो या उसका जन्म डेट निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? अब देखो, कुछ अगर किसी सॉल्यूशन है इसका? जी देखो, जी, अगर नहीं है बनी उसका हुई जी। किसी की बनी जी हुई कुंडली है और उनको डेट समय जी कुछ नहीं पता, तो बनी हुई कुंडली से हम साल महीना दिन टाइम सब निकाल सकते हैं। महोदय जी, अगर कुंडली भी नहीं बनी हो, उसका कुछ भी नहीं हो, तो अगर निकाल सके तो वो निकल सके या ना निकले? उसके बारे में तो फिर प्रश्न कुंडली से ही उसके बारे में जान सकते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है। जैसे क्योंकि महोदय जी, प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, क्या है उसका? महेश जी ये जी विषयांतर प्रश्न है। जब ये पंचांग पूर्ण हो जाएगा तो इसके बाद में प्रश्न ज्योतिष पढ़ाया जाएगा, उस समय की जानकारी है जी जी। जी क्षमा करें जी, भगवान। ठीक है बोलिए। मोदी महोदया आगे जी, चले भगवान। हाँ जी, और किस, हाँ जी अनिल जी बोलिए आप। महोदय जी, जैसे ये नक्षत्रों को जो आपने बताए, इनके जो जातक होते हैं इनका विवाह में भी कोई फर्क पड़ता है? विवाह में
नहीं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कुंडली मिलान के लिए जो मेन चीज है, आपको सिर्फ यही चीज देखनी पड़ती है कि आपस में ग्रह मैत्री और सारी चीज, नक्षत्र का एक दूसरे से कितना फर्क है, वो सारी चीज चेक करके, तो कुंडली मिलान में इस चीज का आपको विवाह में नक्षत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं जो मतलब ये बेसिकली गंडमूल का मतलब वही है जिसको बोलते हैं कि मूलों में हुआ है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो जैसे कहते हैं कि मान लो मूलों में अगर लड़का हुआ है या मूल में लड़की हुई है तो लड़की के लिए मूल वाला लड़का मैंडेटरी है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ मांगलिक का मांगलिक के लिए देखना पड़ता है, मूल में नहीं है। नहीं नहीं, मूल का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास किसी की कुंडली आती है, अश्लेषा नक्षत्र वाली लड़की है, तो आपका उसका ये पूछना बहुत जरूरी है कि इसकी आपने पूजा करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, नहीं तो शादी होते ही सास के लिए पूरा मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई झूठ बोल रहे ना पता हो तो दोबारा कराई जा सकती है पूजा? बिल्कुल, फिर उनकी पूजा करवा के ही शादी करवाइए। अश्लेषा वालों का मेन ये होता है। ठीक है, धन्यवाद। और किसी में इतनी चिंता नहीं होती, अश्लेषा वाले में सास के लिए कष्टकारी हो जाता है। हाँ जी श्रीकांत जी बोलिए। नमो नमः महोदय जी। कह रहे हैं कि जैसे कार्तिक में किसी जातक का जन्म होता है और कार्तिक शांतिक नहीं हुआ रहता तो क्या वो शादी हो सकता है? शादी करा के भी फिर कार्तिक शांति करानी पड़े, कार्तिक शांति जरूरी हो जाती है, नहीं तो उनकी मैरिड लाइफ में क्लेश रहता है। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी तनवीर जी आप बोलिए। जी नमो नमः गुरुदेव। नमः नमः जी। जी गुरुदेव, मैं पूछ रहा था कि जैसे मूल शांति और मंगल दोष दोनों अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग है। किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष लगा हुआ है तो उसको मंगल दोष से शादी करनी चाहिए या उसका कोई उपाय? नहीं, मंगल दोष से ही होगी शादी। अगर उनकी कुंडली में, जहाँ पे एक की कुंडली में मंगल है, दूसरे की कुंडली में अगर शनि आ जाता है, तो मंगल दोष आप कटा हुआ मानते हैं। वैसे मांगलिक का मांगलिक से ही होता है। अगर मांगलिक से ना ही होता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है उसको? भगवान क्षमा करें, आपका ये विषयांतर प्रश्न है। आपका जो प्रश्न है भगवान विषयांतर है, और भगवान ये भगवान ज्योतिष की कक्षा का विषय है। आप ज्योतिष की कक्षा में जुड़े और आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। जैसे महोदया जी बता रही हैं कि माना कि कोई जातक या जातिका मांगलिक है, उसका विवाह संस्कार मांगलिक के साथ ही होगा, अन्यथा घर परिवार में शांति नहीं रहेगी। भगवान जी महोदया जी आगे चले। हाँ जी देव जी बोलिए आप। मैं कह रहा था, ये जो हम ग्रह मैत्री देखते हैं नक्षत्र में, नाड़ी दोष किसी दोनों पक्षों को नाड़ी दोष मिल जाए, लड़की का भी और लड़की का भी, तो शादी क्या उनकी हो सकती है? शादी तो हो जाएगी, दोनों में से एक बीमार रहेगा। एक बीमार रहेगा। हाँ, तो नाड़ी दोष का उपाय करके फिर शादी करनी चाहिए। वैसे तो नाड़ी दोष में ना करो तो अच्छा है। कोई परिहार है नाड़ी दोष का? बिल्कुल है। अच्छा ठीक है महोदय, बताना आप कभी इसके परिहार के बारे में। ये गुरुजी कह रहे हैं ना कि 20 के बाद वो करवाएंगे शादी वाला पूरा, तो आप उसमें इस टॉपिक को रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी 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 जी, धन्यवाद। 27 की उम्र के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, ऐसा ये सही है क्या जो सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म, नहीं होता ना? ठीक है। भगवान मंगल दोष जीवन पर्यंत रहता है, मंगल दोष खत्म नहीं होता। मंगल दोष का उपाय करने से उसका जो असर होता है कम होता है, बस वो खत्म नहीं होता। धन्यवाद जी, धन्यवाद। समापन कर महोदय जी, किसी। हाँ जी बोलिए अनुज जी। ये आपने कहा कि जो चार्ट भेजा है, इस चार्ट में एक एक खाने के बारे में बताएंगे आप, तो अभी बताएंगे फिर आगे बताएंगे? नहीं, अभी इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, 3:15 हो चुके हैं। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक। किसके विषय में, किसका विषय कह रहे हो? कल महोदया जी ये आपने चार्ट भेजा है, जैसे मैंने पूछा आपसे कि योनि है और योनि वेर है, ये क्या है? ये तो हम समझ नहीं पाए। कल करेंगे, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे की छुट्टी रखेंगे, तो मैं कल आपको ये जो चार्ट भेजा है ना, ये एक एक कॉलम क्लियर करवा दूंगी, ठीक है? हाँ, ये आपने कहा था ना। जी जी महोदय।
जी महोदय। तो ये क्लियर, क्योंकि ये लिखवाने का टाइम बच गया ना, सब या तो प्रिंट ले लेना या अपना ये चार्ट खोल के रखना या कॉपी में बना लेना, जैसे भी ठीक लगेगा। जी तो कल मैं ये जी चार्ट जी क्लियर। जी जी जी। हाँ जी तन्वी जी धन्यवाद। आपने। हाँ जी जी गुरुदेव, मैं पूछ रहा मांगलिक और मंगल दोष दोनों अलग अलग हैं? नहीं, एक ही होता है। जी ठीक है जी। चलो अरुण जी समाप्ति करें अब। जी महोदया जी, कक्षा को विराम दिया जाए। जी भगवान बोले। 786 पे देख। बोले भगवान बोले आप। गुरुदेव, मंगल दोष के लिए एक दिन पूरी क्लास रख ली जाए तो अच्छा रहेगा। भगवान सभी लोगों इस विषय पर एक दिन कक्षा चल भी गई है, 2 दिन कक्षा और भी चल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन ये पंचांग वाला विषय है और मंगल वाला विषय ज्योतिष का विषय आता है। जी जी। तो भगवान ज्योतिषी, जब ज्योतिष चलेगा ना उस श्रेणी में, उसी समय ये प्रश्न किया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है। जी भगवान। चलो जी, प्रणाम सभी को। हमारी जय श्री राम जी। नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः। नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो सभी नमः। नमो नमः सर्वजी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ब्रिजेंद्र प्रभु जी बोलिए भगवान। प्रभु ये कह रहे हैं कि वो मतलब वो नीलम गुरु जी बता रही थी, मतलब कुछ चार्ट भेजे हैं, किस ग्रुप में भेजी हैं, वो मेरे ग्रुप में तो नहीं आया, फलित ज्योतिष वाले में। क्या चीज अरुण प्रभु जी ने जी? फॉरवर्ड की। मैंने भेजा है प्रभु जी, सारा भेजा है। किस ग्रुप में भेजे हैं प्रभु? फलित 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 वाले में भेजा हूँ प्रभु जी। चार्ट वो है, फलित वाले में भेज दिया हूँ। वन रिकॉर्डिंग चालू है, आप सभी लोग लेफ्ट होंगे जब रिकॉर्डिंग बंद होगा। पुनः भेज दीजिए वो भगवान। प्रिंटेड चार्ट है अवधेश जी, प्रिंटेड है, लिखा हुआ नहीं है। प्रिंटेड है, आपको दिख जाएगा। आप लिखा हुआ ढूंढ रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। वो प्रिंटेड है, छपा हुआ है, उसको देखिए आप, ठीक है। नमो जी नमः। प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। और सुनाओ, आदेश करें भगवान। भगवान आप सभी लोग लेफ्ट हो, रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगा प्रभु, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सभी लोग कक्षा छोड़े भगवान। जी अरुण प्रभु जी, अमन जी, भगवान सच्चिदानंद जी, आप सभी कक्षा छोड़े, रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगा। भगवान रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगा जब कक्षा छोड़ेंगे जब भी। 11 से 71 दिखा रही है। अमन खजूरिया जी कक्षा छोड़े भगवान। 11 से 71 भाई साहब। अमन जी। घर राखी है। जी प्रणाम गुरु। भगवान कक्षा छोड़े, रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगा। अच्छा। प्रणाम भगवान। ग्यारह से भाई देखो, फिर पैसा लगी जाने का